हम MPGK masterclass.pdf का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के महारिविजन की क्लास 4 पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा। ये एक विशेष MCQ क्विज दस्तावेज है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले सवाल पर आते हैं। Q1 प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विकल्प है A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B. जवाहरलाल नेहरू, C. मौलाना अबुल कलाम आजाद, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. जवाहरलाल नेहरू। अब यह सवाल भले ही बहुत सीधा लगता हो, लेकिन इसके पीछे की जो वैचारिक नींव है वो बहुत गहरी है। मुझे एक बात खटकती है यहाँ। जब लोग सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो अक्सर किताबों और लेखकों के नाम बस रट लेते हैं। हाँ, रट्टा मार लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस विशेष किताब से शुरुआत करने का क्या तर्क हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक तथ्य है या इसका हमारे आज के ढांचे से कोई लेना देना है? देखो, ये सिर्फ एक रटने वाला तथ्य बिल्कुल नहीं है। जब हम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम असल में उस दृष्टिकोण की बात कर रहे होते हैं जिससे एक नव स्वतंत्र देश ने अपने खुद के अतीत को देखना शुरू किया था। अच्छा। इतिहास कोई बीता हुआ कल नहीं है, ये वो बुनियादी ढांचा, वो नींव है जिस पर आज का कोई भी आधुनिक समाज खड़ा होता है। मतलब एक तरह का आधार। बिल्कुल। जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि ये समाज कहाँ से आया है, किन विचारों से गुजरा है, तब तक भविष्य की नीतियां नहीं बनाई जा सकती। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। सही कहा। और इसी बुनियादी ढांचे और ब्लूप्रिंट की बात करते हुए अब हम विचारों के ढांचे से निकलकर सीधे दक्षिण भारत के भौतिक और कंक्रीट के ढांचे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इसी भौतिक निर्माण से जुड़ा है। Q2 अमरावती बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं A. केरल, B. कर्नाटक, C. तमिलनाडु, D. आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प C. तमिलनाडु। स्रोत में दिए गए मास्टर फैक्ट्स हमें बताते हैं कि अमरावती बांध तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में स्थित है। तिरुपुर जिले में? हाँ, और उस विशिष्ट स्थान का नाम उदुमलपेट है। यह कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी अमरावती नदी पर बनाया गया है। अमरावती नदी पर। और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। यहाँ तक तो बात बिल्कुल तार्किक लगती है, लेकिन स्रोत में जो अगला तथ्य है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, क्या है वो? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका जलाशय मगरमच्छों यानी मगर क्रोकोडाइल्स की बड़ी आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। ओह। हाँ, एक मिनट के लिए सोचिए। इंसानों ने अपने खेतों में पानी डालने और बाढ़ से बचने के लिए अरबों रुपए खर्च करके एक ढांचा खड़ा किया और वो मगरमच्छों का एक बड़ा घर बन गया। ये कैसे संभव है कि एक कृत्रिम निर्माण में प्रकृति इस तरह घुसपैठ कर ले? यही तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का सबसे दिलचस्प पहलू है। इंसान अपनी जरूरत के लिए प्रकृति के प्रवाह को रोकता है। जब नदी पर बांध बनता है तो पीछे एक बहुत बड़ा और शांत जलाशय बन जाता है। बहते पानी की जगह ठहरा हुआ गहरा पानी ले लेता है। अच्छा, तो पानी का बहाव रुक जाता है? बिल्कुल। और जहाँ शांत गहरा पानी होता है वहाँ मछलियों की आबादी तेजी से पनपती है। ओह, समझ गया। हाँ, और मगरमच्छों के लिए ये एक तरह का तैयार ब्यूफे है। गहरा पानी और अथाह भोजन। इंसान ने ढांचा कंक्रीट का बनाया, लेकिन प्रकृति ने उसमें अपना खुद का एक नया इकोसिस्टम सेट कर लिया। क्या बात है! मतलब बुनियादी ढांचा न केवल इंसानों का बल्कि वन्य जीवों का भी भूगोल बदल देता है। ये सच में हैरान करने वाला है। एकदम सही। अब इसी ढांचे और संसाधन के प्रबंधन की थीम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बांधों में पानी होता है और उसी पानी का इस्तेमाल जब हम ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं तो पूरा परिदृश्य बदल जाता है। चलिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा केंद्र की ओर चलते हैं। चलिए। Q3 संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? विकल्प है A. सिंगरौली, B. सारनी, C. खंडवा, D. बीरसिंहपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प D. बीरसिंहपुर। बीरसिंहपुर। हाँ, दस्तावेज के मास्टर फैक्ट्स हमें इसकी पूरी व्यवस्था समझाते हैं। ये ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है। इसकी कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। इस संयंत्र को कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL द्वारा की जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक पानी पास ही स्थित जोहिला बांध से प्राप्त किया जाता है। रुको, मुझे यहाँ एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या हुआ? ये एक थर्मल पावर प्लांट है, यानी यहाँ कोयला जलाकर बिजली बनती है। तो फिर इस जोहिला बांध के पानी का यहाँ क्या काम? बिजली तो कोयले से बन रही है ना, पानी की इतनी भारी आवश्यकता क्यों है? यही पर असल विज्ञान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोयला सीधे बिजली बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। कोयला केवल ईंधन है, जैसे हमारी रसोई गैस का चूल्हा,
लेकिन जोहिला बांध का पानी वो बर्तन है जिसमें असली प्रक्रिया हो रही है। ओ, बर्तन की तरह। हाँ, कोयले की भयंकर आग से इस पानी को अत्यधिक उच्च तापमान पर उबाला जाता है। पानी उबलकर एक उच्च दबाव वाली भाप यानी स्टीम में बदल जाता है। स्टीम पावर। बिल्कुल। ये भाप इतनी ताकतवर होती है कि जब इसे टरबाइन के विशाल पंखों पर छोड़ा जाता है तो वो तेजी से घूमने लगते हैं और उस घूमने की गति से जनरेटर बिजली पैदा करता है। ओह, तो ये कोयले और पानी का सीधा सीधा टीम वर्क है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, टीम वर्क। हाँ, एक तरफ SEL से कोयला आ रहा है जो गर्मी दे रहा है, और दूसरी तरफ जोहिला बांध का पानी है जो भाप बनकर उस गर्मी को गति में बदल रहा है। ये तो एक पूरी सप्लाई चेन है। बिल्कुल। कोई भी विशाल ढांचा अकेले काम नहीं कर सकता, उसे अलग अलग तत्वों के सहयोग की आवश्यकता होती ही है। और जैसे एक राज्य को रोशन करने के लिए कोयले, पानी और टरबाइन के इस शानदार टीम वर्क की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही खेल के मैदान में भी पूरे राज्य या देश का नाम रोशन करने के लिए समर्पित खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। बहुत सही तुलना की है आपने। है ना? एक खिलाड़ी भी तो अपने राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र होता है, जो हमें अगले सवाल की ओर ले जाता है। Q4 प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? विकल्प हैं A हॉकी, B क्रिकेट, C फुटबॉल, D टेनिस। इसका सही उत्तर विकल्प C फुटबॉल है। जब हम बाईचुंग भूटिया जैसे किसी खिलाड़ी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जर्सी पहनकर मैदान पर दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो एक पहचान बन जाता है। वो एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिनिधित्व की शक्ति है। एक अकेला व्यक्ति पूरे समूह या राज्य की पहचान को विश्व पटल पर रख सकता है। और देखो, जब हम पहचान और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ये केवल खेलों तक सीमित नहीं रहता। राजनीति में भी? हाँ, राजनीतिक भूगोल में भी पहचान के लिए नई रेखाएं खींची जाती हैं, नए राज्यों का गठन होता है। बिल्कुल सही दिशा पकड़ी आपने। तो चलिए इसी राजनीतिक मानचित्र और नए राज्यों की पहचान के गठन वाले सवाल पर आते हैं। Q5 वर्ष 2014 में भारत के नवीनतम राज्य के रूप में किस राज्य का गठन किया गया था? विकल्प हैं A झारखंड, B छत्तीसगढ़, C तेलंगाना, D उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C तेलंगाना है। स्रोत में जो मास्टर फैक्ट्स दिए गए हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। क्या कहते हैं फैक्ट्स? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हुआ था। 2014 में? हाँ, उस समय ये भारत संघ का 29वां राज्य बना था। हालांकि स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान का अनुच्छेद 3। अच्छा, अनुच्छेद 3। हाँ, इसी अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है। अरे एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा अजीब और थोड़ी डरावनी लगती है। डरावनी? क्यों? संविधान का अनुच्छेद 3, जो असल में कागज का महज एक पन्ना है, कुछ पंक्तियां हैं, और वो पूरे भारत का विशाल नक्शा बदल देने की ताकत रखता है। मतलब कल को कोई भी आकर किसी भी राज्य के टुकड़े कर सकता है। क्या ये बहुत ही अस्थिर व्यवस्था नहीं है? पहली नजर में ये एक अस्थिर करने वाली शक्ति लग सकती है, लेकिन असल में ये लोकतांत्रिक लचीलेपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लचीलापन? हाँ, ये कोई मनमानी नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है या भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाएं सामने आती हैं, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीमाओं को पुनर्गठित करना पड़ता है। प्रशासन के लिए? बिल्कुल। अनुच्छेद 3 यह सुनिश्चित करता है कि ये बदलाव खून खराबे से नहीं, बल्कि संसद के भीतर बहस और एक उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो। ये महज जमीन का बंटवारा नहीं है, ये संसाधनों और शासन को लोगों के और करीब ले जाने का एक तंत्र है। यानी ये कागज का पन्ना प्रशासनिक सहूलियत का एक वॉल्व है। एकदम सही। और ये बहुत दिलचस्प है कि राष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं के इस बड़े बदलाव को समझने के बाद अब हम जरा राज्य के भीतर की स्थानीय सीमाओं के पुनर्गठन की बात करते हैं। राज्यों के अंदर भी तो जिले बनते और बदलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बदलते हैं। Q6 बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? विकल्प हैं A आगरमालवा, B निवाड़ी, C मैहर, D पांडोना। इसका सही उत्तर है विकल्प B निवाड़ी। इसके मास्टर फैक्ट्स काफी रोचक कहानी बताते हैं। अच्छा, क्या कहानी है? निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके किया गया था। ये राज्य के बुंदेलखंड अंचल का एक प्रमुख हिस्सा है
और सबसे खास बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि निवाड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। यहाँ मैं एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखता हूँ। कैसा विरोधाभास? स्रोत में एक और महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी ओरछा अब इसी जिले के अंतर्गत आती है। तो सोचिए, माफ करना, तो सोचिए ये राज्य का सबसे छोटा जिला है, लेकिन इसने अपने भीतर ओरछा जैसी विशाल, भव्य और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को समेटा हुआ है। हाँ, ये बात तो है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे आपने 128 जीबी की एक बहुत ही छोटी सी पेन ड्राइव में दुनिया भर की बेहतरीन क्लासिक फिल्में सेव कर ली हों। पेन ड्राइव का भौतिक आकार तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो डेटा है उसकी सांस्कृतिक कीमत अमूल्य है। ये एक बहुत ही सटीक उद्मा है। अक्सर लोग भौतिक आकार को महत्व से जोड़कर देखने की गलती करते हैं। निवाड़ी जिला ये साबित करता है कि सांस्कृतिक गहराई का जमीन के क्षेत्रफल से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। बिल्कुल। एक छोटी सी जगह का ऐतिहासिक वजन कई बड़े जिलों से कहीं अधिक भारी हो सकता है। और इतिहास और भू राजनीति के गलियारों में इसी वजन और महत्व की बात करते हुए अब हम उन इंसानों की बात करते हैं जो इन राज्यों को चलाते हैं, राजनेता, जिनकी भूमिकाएं भी समय के साथ अपना आकार और महत्व बदलती रहती हैं। हाँ, राजनेताओं की भूमिकाएं। Q7 मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने 1991 में भारत के कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया था। विकल्प हैं ए. राम नरेश यादव, बी. मंगूभाई पटेल, सी. बलराम जाखड़ और डी. आनंदीबेन पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, बलराम जाखड़ है। ये जो राजनेताओं की दोहरी भूमिकाओं का पहलू है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। एक ही व्यक्ति जो पहले केंद्र में बैठकर पूरे देश की कृषि नीतियों को दिशा दे रहा था, वही व्यक्ति बाद में एक विशिष्ट राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की भूमिका में नजर आता है। ये असल में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनुभव के हस्तांतरण का तंत्र है। अनुभव का हस्तांतरण? हाँ, जब एक नेता केंद्र में विधायी भूमिका में होता है तो वो पूरे देश के संसाधनों का प्रबंधन सीखता है, और जब उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो वो अपने उस व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख में लगाता है। ये अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत गहरी बात कही आपने। और इसी अनुभव के हस्तांतरण की एक और बड़ी मिसाल हमारे अगले सवाल में छिपी है। एक और राजनेता, एक और भारी भरकम दोहरी भूमिका। देखते हैं अगला सवाल क्या है। Q8 मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के तीसरे गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? विकल्प हैं ए. पंडित रविशंकर शुक्ल, बी. डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, सी. द्वारका प्रसाद मिश्रा, डी. श्यामाचरण शुक्ल। सही जवाब है विकल्प बी, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री होना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसी जिम्मेदारी है, और स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर में देश का गृह मंत्री होना, जहां आपको आंतरिक सुरक्षा और रियासतों के एकीकरण जैसी चुनौतियां संभालनी थीं, ये दर्शाता है कि उस दौर के नेता किस स्तर के प्रशासक हुआ करते थे। बिल्कुल, उनका कद बहुत बड़ा था। खैर, जमीन, राज्य और राजनीति के इन दिग्गजों की बात पूरी हो गई है, तो अब समय आ गया है एक बहुत बड़े गियर शिफ्ट का। गियर शिफ्ट? अब कहाँ जा रहे हैं हम? चलिए, राजनीति और इन जमीनी सीमाओं को यहीं छोड़ते हैं और सीधा पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड की ओर छलांग लगाते हैं। अरे वाह, सीधा ब्रह्मांड? हाँ। Q9 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? विकल्प हैं ए. समय, बी. प्रकाश की तीव्रता, सी. अंतरिक्ष में दूरी, डी. द्रव्यमान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अंतरिक्ष में दूरी। मास्टर फैक्ट्स के अनुसार प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की इकाई है। दूरी की? हाँ, यह वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम में एक वर्ष में तय करता है। इसका मान भी दिया गया है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। बाप रे, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। बिल्कुल। इस इकाई का उपयोग ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब ये विशुद्ध रूप से दूरी है तो इसके नाम में वर्ष यानी समय क्यों लगा है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश दूरी या ऐसा ही कुछ सरल नाम क्यों नहीं देते? ये भ्रम अक्सर होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक वैज्ञानिक तंत्र है। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली से मुंबई की दूरी नापिए और मैं आपको पैमाने के रूप में एक छोटा सा प्लास्टिक का रूलर दे दूं, तो क्या आप नाप पाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो उम्र भर नापते रह जाऊंगा। ठीक कहा। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी के किलोमीटर वाले पैमाने वहां बौने पड़ जाते हैं। आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि अगर हम उन्हें किलोमीटर में लिखने बैठें तो पन्नों पर शून्य खत्म ही नहीं होंगे। 0 ही 0। इसलिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे इंची टेप की जरूरत थी जो ब्रह्मांड में सबसे लंबा हो
और ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ नहीं है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ जाता है। 1 सेकंड में 3 लाख? हाँ, तो वैज्ञानिक ये देखते हैं कि ये सुपरफास्ट प्रकाश लगातार 1 साल तक दौड़ता रहे तो वो कितनी दूर पहुंच जाएगा। वो दूरी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, इसीलिए इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समय और प्रकाश की गति मिलकर एक नया और विशाल इंची टेप बना रहे हैं। क्या बात है! मतलब जब संदर्भ बदलता है तो हमें अपने पैमाने भी पूरी तरह से बदलने पड़ते हैं। ये दिमाग के जाले साफ कर देने वाला तथ्य है। बिल्कुल। और ब्रह्मांड की इन 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स वाली अनंत दूरियों को मापने के बाद अब समय आ गया है वापस अपनी जमीन पर लौटने का, सीधे अपनी उसी मिट्टी की तरफ जिसका जिक्र हमने कृषि मंत्री वाले प्रश्न में किया था। मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत पर आधारित हमारा अंतिम सवाल। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। Q10। मध्य प्रदेश को किस प्रमुख फसल के अत्यधिक उत्पादन के कारण सोया स्टेट कहा जाता है? विकल्प हैं A गेहूं, B चावल, C सोयाबीन, D दलहन दालें। सही उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, विकल्प C सोयाबीन। शोध के मास्टर फैक्ट्स हमें इसकी पूरी कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक? हाँ, राज्य का मालवा पठार क्षेत्र सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त और प्रसिद्ध है। सोयाबीन एक प्रमुख तिलहन यानी ऑयल सीड है और इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। साथ ही उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ये तथ्य मुझे एक बहुत गहरे विचार में डाल देता है। किस तरह का विचार? सिर्फ एक फसल, मतलब एक छोटा सा दाना, और उसने पूरे के पूरे राज्य को एक स्थायी भौगोलिक पहचान दे दी। मतलब आज भारत के नक्शे पर मध्य प्रदेश का नाम सुनते ही सबसे पहले सोया स्टेट दिमाग में आता है। ये कैसे संभव है कि मालवा के पठार की मिट्टी और एक अकेली फसल ने राज्य का पूरा आर्थिक और सांस्कृतिक ताना बाना बुन दिया? ये कृषि की असली ताकत है, जो महज पेट भरने तक सीमित नहीं है। मालवा का पठार ज्वालामुखी के लावे से बनी काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये मिट्टी पानी और नमी को बहुत अच्छी तरह से रोक कर रखती है, जो सोयाबीन जैसी फसल के लिए एक वरदान है। अच्छा, तो भूगोल का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। जब भूगोल किसी फसल का इस तरह साथ देता है तो वो फसल सिर्फ खेतों में नहीं रहती, वो फैक्ट्रियों, रोजगार और पूरे राज्य के राजस्व का इंजन बन जाती है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने का मतलब है कि वहाँ एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम है, किसानों से लेकर ट्रकों, मिलों और निर्यातकों तक। सोयाबीन यहाँ सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वाकई, अगली बार जब लोग अपनी रसोई में सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उस एक बूंद तेल में मालवा के पठार की मिट्टी और लाखों लोगों के रोजगार का पसीना छिपा है। बहुत ही सुंदर विचार है। तो अब समय है इस चर्चा को समेटने का। इस विस्तृत विश्लेषण के सफर में हमने कागज पर छपे मात्र कुछ सवालों के जरिए कितनी सारी दुनियाओं की यात्रा कर ली। हाँ, सच में एक लंबी यात्रा थी। हमने शुरुआत की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ, जहां हमने समझा कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य का ब्लूप्रिंट है। फिर हम दक्षिण भारत गए, जहां हमने एक सिंचाई बांध के गहरे पानी में छिपे मगरमच्छों के पूरे इकोसिस्टम को पनपते देखा। बिल्कुल। हमने मध्य प्रदेश में जोहिला बांध के पानी और कोयले की आग के बीच वो तंत्र देखा जिससे भाप और बिजली बनती है। हमने समझा कि कैसे कागज का एक पन्ना यानी अनुच्छेद 3 लोकतंत्र में देश का भूगोल बदल देता है, और कैसे सबसे छोटा जिला ओरछा जैसी विशाल सांस्कृतिक विरासत का भार उठा सकता है। और फिर हम अंतरिक्ष में भी तो गए। हाँ, फिर हम जमीन से उठकर ब्रह्मांड में गए, जहां हमने 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर लंबे प्रकाश वर्ष के इंची टेप को समझा। और अंत में हमने देखा कि कैसे सोयाबीन का एक छोटा सा दाना पूरे एक राज्य को सोया स्टेट की पहचान और अर्थव्यवस्था दे देता है। ये सफर वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि हर एक तथ्य अपने आप में पूरी दुनिया की कार्यप्रणाली का एक छोटा सा हिस्सा समेटे हुए है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम सिर्फ क्या की जगह कैसे और क्यों पर ध्यान दें तो ज्ञान रटने की चीज नहीं बल्कि समझने का नजरिया बन जाता है। और जाने से पहले एक विचार जो मेरे दिमाग में लगातार कौंध रहा है, वो क्या है? अगर इस MPG के मास्टर क्लास की शुरुआती महज 10 सवालों में ही ब्रह्मांड की दूरियों से लेकर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और राज्य के भूगोल की इतनी असीम गहराई छुपी है, तो जरा सोचिए बाकी के 490 सवालों में इस दुनिया को समझने का कैसा खजाना छुपा होगा। क्या हम वाकई अपने आसपास की दुनिया को, उसकी मिट्टी, उसके पानी और उसके आसमान को उतने ध्यान और कौतूहल से देख रहे हैं जितनी वो हकदार हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए।